कहानी की शुरुआत साल 1962 में होती है, जहां हमें प्रशांत महासागर के बीच एक विशाल जहाज एंटोनिया गाजा को दिखाया जाता है। इस जहाज पर कुल 600 यात्री न्यूयॉर्क जा रहे हैं। जहाज पर एक पार्टी चल रही होती है और एक खूबसूरत गायिका गाना गा रही है और सभी लोग उसके संगीत पर झूम रहे होते हैं। जहाज पर हर कोई बेहद खुश है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कुछ ही मिनटों में कुछ ऐसा भयानक होने वाला है। तभी इंजन रूम में एक आदमी लीवर उठाता है। जैसे ही लीवर ऊपर जाता है, एक तेज तार खींचता है और सबको बीच से चीर देता है। पल भर में लोगों के शरीर दो हिस्सों में बंटने लगता है। चारों तरफ खून फैल जाता है। केटी नाम की एक छोटी लड़की बच जाती है, क्योंकि उसका कद छोटा होता है और तार उसके सिर के ऊपर से निकल जाता है। इसके बाद कहानी 40 साल आगे बढ़ती है, जहां एक समूह टगबोट की मदद से एक बड़े जहाज को खींच रहा होता है। अचानक पुराना जहाज डूबने लगता है। ये देखकर समूह का लीडर अपनी टीम की एक लड़की मर्फी को उस तार को खोलने के लिए भेजता है, जो जहाज से बंधा होता है। अगर पुराना जहाज डूब गया तो उनकी टगबोट भी उसके साथ खींचकर डूब जाती। मर्फी जब जहाज पर पहुंचती है तो उसे नीचे की ओर एक बड़ा छेद दिखता है, जिससे पानी तेजी से अंदर आ रहा होता है और जहाज कुछ ही मिनटों में डूब सकता था। वह अपने लीडर को यह बात बताती है। लीडर उसे तुरंत तार खोलकर लौट आने का आदेश देता है, क्योंकि वे जहाज को छोड़ने वाले थे। तभी दो और साथी मर्फी के पास आते हैं और उसे वापस चलने को कहते हैं, लेकिन इस जहाज को ढूंढने में उन्हें 3 महीने लगे थे। इसीलिए मर्फी हार नहीं मानती। वह पानी में कूदकर जहाज को बचाने की कोशिश करती है। उसके साथी भी औजार लेकर कूद पड़ते हैं। तीनों मिलकर छेद को वेल्डिंग कर देते हैं और जहाज को डूबने से बचा लेते हैं। बाद में वे जहाज को बेचकर बहुत पैसा कमाते हैं, जिसे लीडर सब में बराबर बांट देता है। तभी जैक नाम का एक आदमी उनकी बातचीत सुनता है और उसे पता चलता है कि ये लोग समुद्र में खोए हुए जहाज ढूंढकर बेच देते हैं। जैक उनके पास आता है और एक ऐसे जहाज के बारे में बताता है जो खजाने से भरा होता है। वह उसी जहाज की बात कर रहा होता है जो 40 साल पहले गायब हो गया था। वही जहाज जहां एक आदमी ने लीवर खींचकर सबको मार डाला था। लीडर ने भी एंटोनिया गाजा नाम के उस जहाज के बारे में सुना था जो 40 साल पहले लापता हो गया था, लेकिन अब किसी को भी नहीं पता कि वह जहाज कहाँ है। तभी जैक कहता है कि वह जानता है कि जहाज कहाँ है और अगर वे उसे लाकर बेच दें तो वे रातों रात अमीर बन जाएंगे। पैसे की बात सुनकर सब मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले दिन सभी उस जहाज की तलाश में निकल पड़ते हैं। कई दिनों बाद वे समुद्र के एक सुनसान इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां अंधेरा ही अंधेरा होता है। तभी एक आदमी को पास के जहाज से सिग्नल मिलता है। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक विशाल जहाज दिखाई देता है, वही जहाज जो 40 साल से लापता हो गया था। सब खुश हो जाते हैं और जहाज को बेचकर रातों रात अमीर बनने का सपना देखने लगते हैं। टीम लीडर 2 लोगों को टगबोट पर रहने को कहता है और बाकी लोग उसके साथ जहाज के अंदर जाते हैं। जहाज के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। वे आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक बड़ी घड़ी दिखती है, जिसकी सुइयां अभी भी चल रही होती हैं, लेकिन अचानक सुई रुक जाती है। जहाज के अंदर सब कुछ टूटा फूटा और जंग लगा हुआ था। आगे बढ़ते हुए अचानक फर्श टूट जाती है और उनका एक साथी नीचे लटक जाता है। मर्फी तुरंत उसे पकड़ लेती है। नीचे मर्फी को वही लड़की दिखाई देती है जो 1962 में बच गई थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि 40 साल बाद भी वह वैसी ही दिखती है। इससे साफ हो जाता है कि वह उसकी आत्मा है। मर्फी दोबारा देखती है तो वह गायब हो जाती है। फिर वे मिलकर उस आदमी को ऊपर खींच लेते हैं। मर्फी अभी भी पूरी तरह उलझन में होती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आगे चलकर उन्हें जहाज की केबिन में एक डिजिटल घड़ी मिलती है जो 40 साल पहले संभव नहीं थी। इससे उन्हें शक होता है कि उनसे पहले भी कोई यहाँ आ चुका है। अगले दिन वे जहाज को बांध कर ले जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन सुबह उन्हें पता चलता है कि जहाज में एक बड़ा छेद है और उसमें बहुत पानी भर चुका है। वे पहले छेद बंद करने और पानी निकालने का फैसला करते हैं। अगले दिन कुछ लोग जहाज में बड़े छेद को ठीक करने के लिए निकलते हैं और बाकी लोग जहाज में खजाने की खोजबीन करने लगते हैं। खोजबीन के दौरान मर्फी को एक स्विमिंग पूल मिलता है। मर्फी यह देखकर हैरान रह जाती है कि स्विमिंग पूल गोलियों के निशानों से भरा हुआ है। जब मर्फी पूल से बाहर निकल रही होती है, तभी लड़की फिर से उसे दिखाई देती है। मर्फी डर जाती है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह पूल में गिर जाती है और उसके सिर से खून बहने लगता है, जिसे पूल तुरंत सोख लेता है। जब मर्फी ऊपर देखती है तो लड़की गायब हो चुकी थी और उसकी जगह जैक खड़ा मिलता है। जैक मर्फी को बाहर निकालता है। मर्फी उसे लड़की के बारे में बताती है, लेकिन जैक कहता है कि यह उसका भ्रम है। तभी उनकी नजर स्विमिंग पूल पर पड़ती है जो खून से भर चुका होता है। दूसरी ओर टीम लीडर जहाज के कप्तान के कमरे में पहुंचता है। कमरा बेहद खराब हालत में होता है। लीडर ध्यान से कमरे की जांच करता है, लेकिन उसे कोई कीमती चीज नहीं मिलती। तभी उसे शराब की बोतल और गिलास दिखाई देता है, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई अभी अभी शराब पीकर यहाँ से गया है। फिर लीडर शराब की गिलास उठाकर पीने ही वाला होता है। तभी उसे शीशे में पुराने कप्तान की आत्मा दिखाई देती है। लीडर यह देखकर इतना डर जाता है कि उसके हाथ से गिलास नीचे गिर जाता है। इसी बीच मार्क नाम का एक आदमी किसी महिला के गाना गाने की आवाज सुनता है, तो वह उस आवाज का पीछा करते हुए डेक पर जाता है, जहां वही गायिका गाना गा रही होती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इधर मर्फी और जैक आगे बढ़ते हैं और लॉन्ड्री रूम से बाहर जाने वाला दरवाजा खोलते हैं। अचानक पानी की एक विशाल लहर बाहर आती है जो कई लोगों की लाशों को अपने साथ बहा ले जाती है। डरे हुए मर्फी और जैक आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद एक केबिन का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर जैक को एक शानदार कार दिखाई देती है। वह उत्साहित हो जाता है, लेकिन मर्फी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह जैक से वहां से चलने को कहती है। तभी उन्हें
उन्हें दूसरे कमरे में हलचल सुनाई देती है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और सामान हटाते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। वहाँ उन्हें सोने से भरा एक बॉक्स मिलता है। मर्फी तुरंत बाकी टीम को बुलाती है। जब सभी वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें ऐसे ही सोने से भरे 9 और बॉक्स मिलता है। हर एक बॉक्स में 28 सोने की ईंटें होती हैं। खजाना देखकर पूरी टीम खुशी से झूम उठती है। उन्हें लगने लगा कि वे अब रातों रात अमीर बन जाएंगे। इतनी बड़ी दौलत मिलने के बाद वे तय करते हैं कि वे जहाज छोड़ देंगे और केवल सोना अपने साथ ले जाएंगे। वे सोना अपनी टग बोट पर लोड करने लगते हैं और रवाना होने की तैयारी करते हैं। कप्तान टग बोट का इंजन साफ करके उसे चालू करने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि सिलेंडर का वाल्व अपने आप खुल जाता है और गैस हवा में फैलने लगती है। इसी बीच मर्फी फिर से उसी लड़की को अपनी ओर भागते हुए देखती है, जैसे वह उसे चेतावनी देना चाहती हो, लेकिन तभी कोई उसे पकड़कर नीचे खींच लेता है। उसी समय कप्तान इंजन स्टार्ट करता है और सिलेंडर से लीक हो रही गैस में आग लग जाती है और एक भयंकर विस्फोट होता है जो टगबोट को पूरी तरह तबाह कर देता है और कप्तान की तुरंत मौत हो जाती है। अब पूरी टीम समुद्र के बीच उस परित्यक्त जहाज पर फंस जाती है। उनकी इकलौती बचने की नाव नष्ट हो चुकी होती है, जिससे वे बेहद परेशान हो जाते हैं। उनका साथी मार्क अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर देखते हुए भावुक हो जाता है। 2 हफ्तों में उनकी शादी होने वाली थी। अब उसे लगता है कि वह कभी जिंदा घर नहीं लौट पाएगा। गुस्से में वह जहाज पर रखी पुरानी शराब पीने लगता है। दूसरी ओर मर्फी इस बात से परेशान होती है कि उसे बार बार वही लड़की क्यों दिखाई दे रही है। सच्चाई जानने के लिए वह जहाज के यात्री रिकॉर्ड देखती है। तब उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम केटी है। जांच करते करते मर्फी केटी के कमरे तक पहुंच जाती है। जब वह अलमारी खोलती है तो अंदर केटी की लाश देखकर चीख पड़ती है। हिम्मत जुटाकर वह उसकी गर्दन से लॉकेट निकालती है। लॉकेट के अंदर केटी और उसके माता पिता की तस्वीर होती है। यह देखकर मर्फी स्तब्ध रह जाती है। तभी केटी की आवाज आती है, लॉकेट बंद मत करो, मैं कई सालों बाद अपने मम्मी पापा को देख रही हूँ। मर्फी को विश्वास नहीं होता कि वह किसी मृत व्यक्ति से बात कर रही है। जब वह लॉकेट केटी को देने की कोशिश करती है तो लॉकेट उसके हाथ से आर पार हो जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि केटी जिंदा नहीं बल्कि एक आत्मा है। केटी बताती है कि इस जहाज पर कई आत्माएं फंसी हुई हैं। जब तक उन्हें नियंत्रित करने वाला आदमी को मारा नहीं जाएगा तब तक कोई भी मुक्त नहीं होगा। मर्फी पूछती है कि वह आदमी कौन है जो तुम सबको कैद किया हुआ है। तभी अचानक अजीब कीड़े डेक पर रेंगने लगते हैं। केटी डर जाती है और मर्फी को तुरंत जहाज छोड़ने की चेतावनी देती है, नहीं तो सब मारे जाएंगे। इतना कहकर वह गायब हो जाती है। उधर मार्क पूरी बोतल खत्म करने के बाद उसे चक्कर महसूस होता है। अचानक उसके आसपास की सारी मेज कुर्सियां हिलने लगती हैं और पल भर में सब कुछ ठीक हो जाता है और 40 साल पहले मरे हुए लोग फिर से जिंदा दिखाई देने लगते हैं। लोग मार्क के चारों ओर खड़े होकर ताली बजाने लगते हैं। मार्क घबरा जाता है, फिर सोचता है कि शायद यह शराब का असर है। वही गायिका उसके पास आती है और उसे रिझाने लगती है। मार्क पूरी तरह उसके वश में हो जाता है और उसके पीछे चल पड़ता है। उसे अंदाजा नहीं होता कि वह उसे जाल में फंसा रही है। जैसे ही वह उसके पीछे जाता है, टूटी हुई फर्श से नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। इधर टीम लीडर पुराने कप्तान के कमरे में बैठा होता है। तभी वह देखता है कि शराब की बोतल अपने आप हिलने लगती है। तभी जहाज के कप्तान की आत्मा उसके सामने प्रकट होता है। जहाज का कप्तान उसे शराब पेश करता है और लॉरेलाई नाम के जहाज की एक तस्वीर देता है और कप्तान बताता है कि कई साल पहले एक आदमी आया था जिसने लॉरेलाई जहाज में छिपे खजाने के बारे में बताया था। जब उन्होंने उस जहाज को खोजा तो सच में उन्हें खजाना मिला। फिर कप्तान एक और तस्वीर दिखाता है और कहता है, ये वही आदमी है जिसने हमें लॉरेलाई जहाज के बारे में बताया था। तस्वीर देखकर टीम लीडर चौंक जाता है। वह आदमी जैक था, लेकिन फोटो 40 साल पुरानी थी। 40 साल बाद भी जैक बिल्कुल वैसा ही दिखता है। तब लीडर को समझ आता है कि जैक इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। सच्चाई जानकर वह अपनी टीम को जहाज से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका सामना उस साथी से हो जाता है जो टग बोट के विस्फोट में मारा गया था। वह उसकी आत्मा थी जो उस पर हमला करता है। लीडर जान बचाकर भागता है। उसी समय वहां मर्फी आ जाती है और आत्मा गायब हो जाता है, लेकिन लीडर को मर्फी का चेहरा भी भूत जैसा दिखाई देने लगता है। वह घबराकर मर्फी पर हमला कर देता है। मर्फी बचाव में उसके पैर पर चाकू मार देती है, लेकिन लीडर फिर उठकर हमला करने आगे बढ़ता है। तभी वहां जैक आ जाता है और लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। पूरी टीम में सिर्फ लीडर को पता था कि जैक इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। जैक समझ जाता है कि लीडर उसकी सच्चाई जान चुका है। जैक टीम के बाकी लोगों को बहकाने लगता है कि अगर लीडर जाग गया तो वह किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। सब उसकी बात मान लेते हैं और लीडर को पानी की टंकी में बंद कर देते हैं और बाकी टीम जहाज की मरम्मत जारी रखते हैं। वे उस जगह को वेल्ड करते हैं जहां से पानी अंदर आ रहा होता है। फिर वे जमा पानी को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। तभी मर्फी को पता चलता है कि मार्क गायब है, तो वह उसे ढूंढने जाती है। केटी की आत्मा फिर आती है और बताती है कि मार्क मर चुका है। वह बताती है कि मार्क गायिका के पीछे गया और मारा गया। फिर केटी मर्फी को 1962 की उस रात में ले जाती है जिस रात अपराधियों का एक गिरोह ने जहाज पर मौजूद सभी यात्रियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी ताकि सोना लूट सकें। कुछ को जहर दिया गया, कुछ को तार से काटा गया और कई लोगों को गोली मार दी गई। उन्होंने केटी को भी नहीं छोड़ा। केटी को उसके कमरे में घसीटकर फांसी दे दी गई। इन सब के पीछे वही गायिका थी जिसने सोना चुराने की पूरी साजिश रची थी। उसने अपने आदमियों की मदद से हर व्यक्ति को मार डाला। जहाज का एक अधिकारी भी उसके साथ मिला हुआ
हुआ था। उसके इशारे पर उसने अपने साथियों को भी मार डाला, लेकिन बाद में गायिका ने उसे भी गोली मार दी। ये सोचकर कि अब सारा सोना उसका हो जाएगा, तभी असली मास्टरमाइंड सामने आता है, जो लोहे की जंजीर से गायिका को फांसी देकर उसे भी मार डाला। मर्फी देखती है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक है, जिसने उन्हें सोने का लालच देकर यहाँ बुलाया था। जहाज में बड़ा छेद था और वह धीरे धीरे डूब रहा था। उसे ठीक करने के लिए उसे लोगों की जरूरत थी, इसीलिए जैक उन्हें यहाँ लाया था। अब जब जहाज पूरी तरह ठीक हो गया तो जैक को उनकी जरूरत नहीं रही। तभी मर्फी को याद आता है कि जैक की बातों में आकर उसने अपने लीडर को पानी के टंकी में बंद कर दिया था। वह दौड़कर उसे बचाने जाती है, लेकिन तब तक टंकी पानी से भर चुकी होती है और लीडर मर चुका होता है। मर्फी कांच तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह असफल हो जाती है। इसके बाद मर्फी डॉज को सच्चाई बताती है और कहता है कि जैक को देखते ही उसे गोली मार देना। मर्फी दूसरे साथी को ढूंढने जाती है जो पहले ही मर चुके होता है। थोड़ी देर में जैक डॉज के पास आता है। जैक उसे बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉज गोली चला देता है और सोचता है कि जैक मर गया है, लेकिन जैक अभी भी जिंदा होता है। इधर मर्फी तय करती है कि वह जहाज को बम से उड़ा देगी। फिर वह जहाज पर बम लगाने लगती है। डॉज विरोध करता है कि ऐसा करने से सोना भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन मर्फी कहती है कि यह सब जैक का जाल है। तभी जैक अपना असली रूप दिखाता है। वह बताता है कि वह पहले इंसान था, लेकिन पापों की सजा के रूप में आत्माओं को इकट्ठा करना उसका उद्देश्य बन गया। जैसे मर्फी फंसे हुए जहाजों को इकट्ठा करती थी, वैसे ही वह आत्माओं को इकट्ठा करता है। वह जहाज को नष्ट नहीं होने देना चाहता। जैक मर्फी से कहता है कि वह उसे नहीं मारेगा, लेकिन जहाज को नष्ट ना करें। मर्फी मना कर देती है। तभी जैक उसे लोहे की रॉड से मार गिराता है। तभी मर्फी बम का रिमोट दबा देती है और खुद पानी में कूद जाती है और एक भयानक विस्फोट होता है, जिससे जहाज पानी में डूबने लगता है। मर्फी पानी में फंस जाती है और सांस लेने के लिए संघर्ष करती है। तभी केटी की आत्मा उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले जाती है। वह देखती है कि जैक द्वारा कैद की गई सभी आत्माएं मुक्त हो रही हैं और बड़ी मुश्किल से मर्फी सतह पर पहुंच जाती है। आखिरकार मर्फी एक बॉक्स के सहारे तैरते हुए एक गुजरते जहाज तक पहुंच जाती है, जो उसे बचा लेता है। जब वह बंदरगाह पहुंचती है तो वह एम्बुलेंस की खिड़की से एक चौंकाने वाला दृश्य देखती है कि जैक अभी भी जिंदा है और वह सारा सोना दूसरे जहाज पर चढ़ा रहा होता है और कहानी यहीं समाप्त होती है।